चलो क्या पढ़ना है हमको? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके पहले क्या पढ़े थे? आउटपुट डिवाइस शायद, है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो जैसे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखो यहाँ देखने को मिला होगा ना, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ पढ़े कि नहीं अपन ने? पढ़े। तो क्या है ये? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो हमको पता है, यूज़ भी कर लिए हैं, पर हमको ये नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, है ना। तो वो नहीं पता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो हमको पता चल गया क्या है। एक उदाहरण के रूप में अगर देखें तो वर्ड है, जैसे लेटर अगर टाइप करना तो हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यदि हमको मोबाइल चलाना तो मोबाइल में भी हमको एंड्रॉयड की ज़रूरत पड़ती है, दिख रहा है ना। यदि हमको कंप्यूटर चलाना तो उसमें विंडोज़, आपको पता होगा विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। जैसे ईमेल भेजना किसी को तो जीमेल की ज़रूरत पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती। यदि हमको वायरस हटाना तो हमको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा नोटपैड अभी देखे थे अपन ने, यानी कि कुछ टेक्स्ट टाइप करना तो नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है, समझ गए ना। तो इंटरनेट चलाना तो ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर होते क्या है उसके पहले हम बेसिक रूप से जान लेते हैं। एक रोबोट और एक इंसान में अंतर। तो इंसान और रोबोट में अंतर क्या है? इंसान के जैसे ही दिखता है, काम भी उसी जैसे करता है, परंतु इसमें खुद के सोचने समझने की क्षमता रहती है और इसमें नहीं रहती। बस इतना ही अंतर है ना। यानी कि इसको बोल बोल के काम करवाना पड़ेगा और इसको एक बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो इसको बोल दिया जाए कुछ काम करने को, तो उसकी पूरी स्टेप्स भी नहीं बताएंगे तो वो कर लेगा, परंतु इसको हर एक स्टेप्स को सीक्वेंस में बताना पड़ेगा। सीक्वेंस में इसको बताना पड़ता अगर नहीं पता तो, परंतु इसको कम और इसको ज़्यादा। जैसे उदाहरण के रूप में एक देखें अपन, चाय बनाने का उदाहरण। तो जैसे आप घर में आपको बोल दिया जाए चाय बना दो, तो आप क्या करोगे? सीक्वेंस से काम करोगे, उल्टा सीधा काम करोगे? सीक्वेंस से काम करोगे। तो देखिए सबसे शुरू में क्या करेंगे, ये कप में छान लिए कि यहाँ से देखो, ये देखो, ये शुरू करें, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ है मटेरियल हमने डाल दिए, है ना। डालने के बाद क्या करना है, देखो ये अगली प्रोसेस है, उबलने देना है। उबलना कितनी देर है, सारी चीज़ें हमने करे और पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आया, छानने के बाद ये जो है आउटपुट आया। अब ये स्टेप सीक्वेंस में होगी कि उल्टी सीधी होगी? इसका मतलब है हम किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि चाय बनाओ, तो चाय क्या है? एक प्रोग्राम है, एक काम है, काम है ना। उस काम को करने के लिए हमने क्या क्या करे, एक स्टेप ये हो गई, दूसरी स्टेप ये हो गई, तीसरी ये, चौथी, पांचवी और छठवें में जाके आपको स्वाद लेने को मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है। तो एंजॉय तक पहुंचने के लिए स्टेप्स होना जरूरी है। एक स्टेप में काम हो रहा है कि नहीं, स्टेप्स के साथ साथ में सीक्वेंस होना भी जरूरी है। मान लो हमने उबलने के लिए रख दिए 15 मिनट, उसके बाद हम चाय पत्ती और शक्कर डाल के छान के दे रहे हैं, तो ये सीक्वेंस गलत है कि सही है? यानी कि सही सीक्वेंस होना चाहिए क्रम से, 1 2 3 4 के क्रम में। तो ये जो है काम हुआ कि नहीं। इसी काम को अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की बात में इसको बोल देते हैं प्रोग्राम। क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम। यानी कि स्टेप्स से मिलकर क्या बना, एक कंप्लीट काम हुआ। ऐसे ही यहाँ पे प्रोग्राम किससे मिलकर बनेगा, तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब एक निर्देश। मान लो एक रोबोट है, ये रोबोट महोदय, इस रोबोट को अगर चाय बनाने को बोला जाए तो हम कैसे बोलेंगे? पहले तो खड़े हो जाओ बोलेंगे, खड़े होने के बाद लेफ्ट में राइट जितना भी मुड़ना है किचन तक ले जाएंगे उसको स्टेप्स बाय स्टेप, कि स्टेप नहीं देंगे, स्टेप देना जरूरी है। फिर वहाँ बोलेंगे उसको बर्तन निकाल लो, बर्तन कहाँ रखा वो बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलना पड़ेगा, मटेरियल डालना है। डालने के बाद उसको बोलेंगे लाइटर उठा लो, गैस का स्विच ऑन करो, लाइटर जलाओ, 15 मिनट उबलने दो। 15 मिनट उबलने के बाद क्या करना है, छानना है। छानने के बाद रिवर्स लगा के हमारे पता ला के हमको दे दो। ये कंप्लीट इसको सीक्वेंस में देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो इसे क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, यानी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोल देंगे प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक एक स्टेप, स्टेप को हमने क्या बोल दिए, इंस्ट्रक्शन। तो एक से अधिक इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बन गया, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम तो बन गया, प्रोग्राम मतलब हो गया, जैसे आप MS वर्ड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, MS वर्ड की। MS वर्ड में एक कोई प्रोग्राम का नाम बताओ जो आप करे हो। चलो यहाँ पे हमने काम करे हैं फाइंड का, करे है कि नहीं, करे हैं। मेल मर्ज का काम करे कि नहीं, करे हैं। तो ये अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है नहीं है, तो इसको हम प्रोग्राम बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि अधूरी चीज को ही इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। उठ जाओ, ऐसा बोल दिया मैंने, आप उठकर खड़े, क्या करना है, कुछ नहीं पता। जब आपको बोल दिया जाए उठकर जाओ वहां से दरवाजा बंद करके आओ, तो उठो, फिर जाओ, फिर दरवाजा बंद करो, फिर आके बैठ जाओ। तो ये एक से अधिक हो गई ना, तो एक से अधिक होकर कंप्लीट कहला रही ना वो। यानी कि जब तक कंप्लीट ना हो तब तक प्रोग्राम बनेगा क्या,
नहीं, यानी कि एक सिंगल स्टेप को इंस्ट्रक्शन बोले, इंस्ट्रक्शन का ग्रुप जो कंप्लीट काम को करता है उसे क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। ग्रुप बस नहीं बोल सकते, कंप्लीट काम को करने वाले को ही क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। और फाइंड, रिप्लेस, मेल मर्ज, गो टू, ये सब काम किस में हो रहा है? एक ही में हो रहा है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाएगा? समझ गए? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो सीक्वेंस में हो और एक काम को करता हो मतलब प्रोग्राम। और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस है, या फिर हम बोल सकते हैं वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड है, सब क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया सॉफ्टवेयर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सॉफ्टवेयर तो हमने समझ लिए, जरूरत क्यों पड़ती है हमको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर को चालू करना, मोबाइल को चालू करना, कुछ भी चालू करना डिवाइस को, तो सॉफ्टवेयर को जरूरत मतलब सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, चालू होता है ना कंप्यूटर, चालू होता है, उसके लिए भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको लेटर टाइप करना, किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की, मतलब वर्ड की। ठीक है, उसके अलावा चार्ट बनाना तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सेल की। प्रेजेंटेशन बनाना तो पावर पॉइंट की। ठीक है, डेटाबेस मैनेज करना तो आपको DBMS, इसका मतलब एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? इंटरनेट चलाना तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्राउज़र की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? जैसे मान लो गूगल का जो है आपका क्या है? क्रोम है, गूगल का क्रोम है। तो ये सभी चीज़ों के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? सॉफ्टवेयर की। तो अगर आपसे पूछा जाता है सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इन पॉइंट्स को लिख के आप समझा सकते हैं कि नहीं? समझा सकते हैं ना? चलो, और बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम करेगा क्या? नहीं, कुछ भी काम करना सॉफ्ट। अब सॉफ्टवेयर तो होते हैं, पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी। सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो आधारभूत होते हैं, बेसिक, यानी कि कंप्यूटर ऐसा है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर हमारा काम कर रहा है क्या? अभी नहीं, पर उसको काम करवाने का काम कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर जब बंद रहता है, कंप्यूटर को काम करने योग्य बनाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि सबसे पहला प्रायोरिटी में जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आ जाते हैं हमारी भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं, ट्रांसलेटर। जैसे कि 3 प्रकार के ट्रांसलेटर हम पढ़ेंगे, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर, तीनों। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पता है आपको? विंडोज़ होता है, लाइनेक्स होता है, यूनिक्स होता है। ठीक है, एप्पल में देखें तो मैक OS होता है, मोबाइल में देखें तो एंड्रॉयड होता है। ठीक होता है कि नहीं? और मोबाइल के वो उसमें एप्पल में देखें तो iOS होता है। ठीक, तो ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ट्रांसलेटर हमने देख लिए, जो हमारी भाषा को मशीन में बदल दे। दूसरा, क्या सिस्टम चालू करने, यानी कि हमारा कंप्यूटर चालू करने बस से काम हो जाता है क्या? नहीं, उसके बाद भी तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे मान लो रोटी कपड़ा मकान हम देखते हैं, बेसिक आधारभूत आवश्यकता है ना। उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा भी आ गई है, 5 हो गई है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के आप कभी भी निपट सकते हैं और बिना शिक्षा के आपका जीवन कोई अस्तित्व नहीं है। तो रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये किस में जाएंगे? बेसिक में। पर उसके बाद भी आपकी डेली की डेली आवश्यकताएं आ रही कि नहीं? आ रही है। अच्छे से जीवन यापन करना है, गाड़ी होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लैपटॉप खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिए, ये सारी चीज़ें क्या है? एक्स्ट्रा जरूरत के अनुसार है कि आधारभूत है? जरूरत के आधार पर। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि लेटर टाइप करना था MS वर्ड, चार्ट बनाना था एक्सेल, प्रेजेंटेशन बनाना पावर पॉइंट, डाटाबेस बनाना एक्सेस है, इंटरनेट उपयोग करना ब्राउजर है, चैटिंग करना किसी से तो व्हाट्सअप है, ठीक है, फेसबुक है। तो सब क्या है? जरूरत के अकॉर्डिंग है ना। तो जो भी जरूरत के अनुसार सॉफ्टवेयर आते हैं उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस के सारे एलिमेंट, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, कोरल ड्रा है, टैली है। ठीक है, सब क्या है? जरूरत के अनुसार, यानी कि हमारी आवश्यकता के अनुसार जिन सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन सब से तो काम हो गया, पर समय समय पे क्या होगा? कंप्यूटर को मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि स्लो हो जाते हैं काम कर करके, तो उसे मेंटेनेंस की जरूरत किससे पूरी होती है? यूटिलिटी। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, और एंटीवायरस। जैसे वायरस आ जाता है ना, तो किससे दूर होगा? एंटीवायरस से। तो 3 कैटेगरी समझ में आई। ठीक है, हमारी रियल लाइफ से भी हमने समझ लिए। हमारी रियल लाइफ में इसका क्या महत्व है? मेंटेनेंस, यानी कि इलाज करवाना ही पड़ेगा। इलाज करवाना मतलब समय समय पर हमको भाई एनर्जी के लिए कुछ चीज़ें लेना पड़ेगा, या फिर हमको जैसे रिफ्रेश होने के लिए कहीं घूमने जाना होता है, तो वो सब किस में जाएंगे? यूटिलिटी में। ठीक है, चलो समझ गए तीनों। आगे चलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया। सारे बेसिक सॉफ्टवेयर किस में आते हैं? जो कि कंप्यूटर या डिवाइस को चालू करने का काम करते हैं, किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके बाद ट्रांसलेटर भी किस में जाते हैं? सिस्टम में। मैंने बताया था कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। इनको हम आगे पढ़ेंगे। लिंकर भी होता है और लोडर, इसके अलावा डीबगर होता है। चलो समझते एक एक करके।
ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पूछा जाए तो ये क्या काम कर सकता है? जो भी बेसिक काम है आधारभूत, सब काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो हम बने हैं, पैदा होते बराबर ऑपरेटिंग सिस्टम आए ना अपने अंदर, तो हमारे बेसिक काम सब हो रहा है ना, सांस लेना है, देखना है, चिल्लाना है, सब काम कौन कर रहा है? हमारा बेसिक सिस्टम। फिर उसके बाद हम सीखते जाते हैं ज़रूरत के अनुसार। जैसे हमको इंजीनियर बनना है तो हम क्या चले जाएंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे। डॉक्टर बनना तो MBBS कर लेंगे। सब क्या है, ज़रूरत के अनुसार। आपको उस फील्ड में नहीं जाना, दूसरी फील्ड में चले जाओ, वो एप्लीकेशन में जाएगा। पर बेसिक आपके पास है कि नहीं? एक इंसान होना जरूरी है, तभी आप दूसरी चीज़ सीख सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर का चालू होना जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तभी आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं। जैसे अन्य जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा रहा है उसको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉनिटर अगर सही काम कर रहा है तो वो कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटर सही काम कर रहा है वो कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग। माउस, कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, अन्य कोई भी डिवाइस है, प्रोसेस है, जितने भी अन्य प्रोग्राम है, सब कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से और देख लेना एक बार, है ना, इसकी थ्योरी भी देख लेना। तो बेसिक काम समझ गया ना कि भाई कंप्यूटर जिंदा होगा तभी कुछ काम करेगा, नहीं जिंदा रखने के लिए जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसलेटर की। अब ट्रांसलेटर जरूरी क्यों है? हमारी भाषा को कंप्यूटर समझता है क्या? नहीं। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर की। तो कुछ ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे ये देखिए, इसके लिए पहले हमको यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है 0 और 1, यानी कि कौन सी भाषा समझता है? मशीन, या फिर बाइनरी लैंग्वेज, या डिजिटल लैंग्वेज, या जो बाइनरी कोड, कुछ भी बोल दो। तो हम इसको समझ पा रहे हैं क्या? अगर हम इसको समझने लगे तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी क्या? कंप्यूटर भी वही समझता है और हम भी वही समझते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं। जैसे आप कुछ कोड वर्ड में, कोई अपना दोस्त भाई बंदी कोड वर्ड बना लो, और वो कोड वर्ड में आप किसी पब्लिक सामने बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर थर्ड पर्सन उसको देखें, ऐसा सोचे कि क्या बोले जा रहा है, उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, बाद में बताना पड़ेगा। पर यहाँ पे कठिन हमारे लिए होता था ना, इसको सीखना कठिन है कि नहीं? 0-1 को सीखना कठिन है। तो इसी को अपग्रेड करके एक भाषा बनाई गई जिसका नाम था असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको हिंदी में बदलेंगे तो असेंबली मतलब विधानसभा हो जाता। तो हिंदी में क्या आएगा? विधानसभा भाषा को असेंबली भाषा बोलते हैं। वो ट्रांसलेटर गलत समझ लेगा। ठीक, तो इसलिए क्या किससे याद रखोगे? असेंबली भाषा। ऐसे कोड थे, जैसे एडिशन लिखना तो क्या लिख दिए? नवंबर लिखना तो, सब्सट्रैक्शन लिखना तो, सब। तो ये शॉर्टकट हमको, ठीक है भाई, अगर इस नाम के दूसरे अगर शॉर्टकट आ जाए कन्फ्यूजन होगा कि नहीं? एक है तो अच्छी बात है। तो यहाँ तो चलो ठीक है, 0-1 से सरल है कि नहीं? कि 0-1 से कठिन है? सरल। तो असेंबली भाषा बनी थी, पर कंप्यूटर आप समझेगा कि इनको? ये तो हमारे समझने के लिए है। तो इसको कंप्यूटर को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी, असेंबलर। यानी कि असेंबली भाषा के कोड को मशीन भाषा में कौन बदलेगा? समझ गए? चलो अगला। अब वो असेंबली भाषा कंफ्यूजन वाली थी, तो उसको और अपग्रेड करके हमारी भाषा टाइप बनाई गई, इंग्लिश में जैसे रहती ना। तो ये जो भाषा थी इसको बोला गया हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोला गया? हाई लेवल लैंग्वेज। अब हमारी भाषा है, हम समझ सकते हैं, तो कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, कंप्यूटर तो जिद्दी है, 0-1 में ही अड़ा है। तो उसके लिए क्या करना है? हमारी भाषा को इस भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर की जरूरत पड़ती। समझ गए? जैसे कंपाइलर। अब कंपाइलर करता क्या है? जैसे मान लो एक पेज है, पेज में आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे, मान लो 10 लिख दिए, और 10 इंस्ट्रक्शन को एक बार में किस में कन्वर्ट कर देगा? 0-1 में। ये कंपाइलर इनको एक एक करके कर रहा है कि एक बार में कर रहा है? एक बार में। याद रखना इतनी चीज, है ना। दूसरी चीज एक और होता है इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर जो है एक एक करके, मतलब एक पेज में आपने इंस्ट्रक्शन टाइप किए तो एक इंस्ट्रक्शन को ले जाएगा, 0-1 में बदलेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? एक एक इंस्ट्रक्शन को 0-1 में ले जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा। इस प्रकार 10 है तो 10 बार प्रोसेस चलेगी। तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है कि कंपाइलर में ज्यादा टाइम लग रहा है? इंटरप्रेटर में। पर ध्यान देना, जो काम थोक रेट में होता है उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है और ढूंढ नहीं सकते। जैसे मान लो आपको थोक रेट में कोई चीज़ मिल रही है, घर आकर 2-4 चीज़ें डैमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी। और आप कुछ चीज़ों को चिल्लर लेके आ रहे तो अच्छे से चेक करके लाओगे, घर ला के डैमेज मिलेगी क्या? नहीं। पर एक बात बताओ, कंपाइलर में समय ज़्यादा लगेगा कि इंटरप्रेटर में समय ज़्यादा लगेगा? कंपाइलर में कम। तो कुछ फायदा इसका भी है, कुछ फायदा उसका भी। हालांकि इंटरप्रेटर अभी वर्तमान में सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर समझ गया ना, हर एक लाइन में एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कंपाइल करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, गलती होगी तो यही बता देगा कि लास्ट में बताएगा? यही बता देगा। तो ये फायदेमंद है ना, समय ज्यादा लग रहा पर फायदेमंद है। समझ गए इंटरप्रेटर? कंपाइलर भी समझ गए। डायग्राम बना के लिखने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें अंतर देख लेना एक बार, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और समझ में आ जाएगा।
चलो अब बात करते हैं किसकी, लिंकर की। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर के माध्यम से किस में कन्वर्ट किए थे, 0 और 1 में करे थे कि नहीं अभी पीछे, किसके माध्यम से, कंपाइलर। उसके बाद एक लिंकर होता है, लिंकर क्या करता है, इस एग्जीक्यूटेबल मतलब इस 0-1 को एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलता है, यानी कि डायरेक्ट जो प्रोग्राम रन होता है। उसके बाद लास्ट में लोडर क्या करता है, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं कुछ, जैसे हमारे सम होता है एक्सेल में, ठीक नहीं, सम है, मिन है, मैक्स है, ये सब क्या कहलाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, यानी जुड़े हुए पहले। तो उन फंक्शन को लोड करने कौन काम करेगा, लोडर, और लास्ट में एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक, तो देखो यहाँ लिंकर समझ गए। लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को EXE में और EXE फाइल में कुछ फंक्शंस को लोड करने का काम कौन करेगा, लोडर। अब एग्जीक्यूट होगा तो गलती होने की संभावना है कि नहीं, बताओ, है। तो गलती होगी, तो गलती को यहाँ क्या बोलते हैं हम, गलती को बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं, बग, या फिर दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, एरर। और बग को दूर करना है, तो दूर करने का काम जो होता है वो कहलाता है डीबग। क्या कहलाता है, अब डीबग करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीबगिंग। और डीबग जो करेगा उसे क्या बोलेंगे, डीबगर। ठीक है, यानी कि बग आई, बग मतलब गलती, गलती को हटाने का काम डीबग, और जो काम करेगा वो डीबगर, और डीबग करने की प्रोसेस जो होगी वो डीबगिंग। समझ गए। चलो आगे चलें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जरूरत के अकॉर्डिंग यूज़र क्या करता है, अपने कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है, उन्हें क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। जैसे MS वर्ड में उसको काम करना तो MS ऑफिस इंस्टॉल करेगा, एक्सेल में काम करना तो भी, पावर पॉइंट में काम करना तो भी, एक्सेस में काम करना तो भी। उसके अलावा उसको फोटो एडिटिंग करना तो फोटोशॉप, उसको डिज़ाइन बनाना कुछ तो कोरल ड्रॉ, उसको पेज डिजाइनिंग करना तो पेज मेकर, है ना। तो ये सब क्या है, ये ज़रूरत के अनुसार है कि बेसिक थे, जरूरत के अनुसार। जैसे आपको घूमने जाना है तो वो जरूरत है आपकी, कि बिल्कुल आधारभूत है, नहीं जाओगे तो मर जाओगे, नहीं है ना। वो तो भाई जरूरत, एक प्रकार से आपकी जरूरत हुई है घूमने जाना तो घूमने चले। तो वो इसी प्रकार इन सॉफ्टवेयर की जरूरत कब पड़ती है, जब हमको उनसे रिलेटेड कुछ काम करना होता है। चलें आगे। तो MS वर्ड आप समझ सकते हैं ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या करना है, टाइपिंग करना है, एडिटिंग करना, टेबल बनाना, फोटो इंसर्ट करना, ये सब काम किस में होते हैं, MS वर्ड में। देख भी सकते, प्रयोग भी किए हम, है ना। MS एक्सेल भी समझ सकते हैं ना। सीट से रिलेटेड जितने भी काम है कौन करता है, एक्सेल। फॉर्मूला फंक्शन से रिलेटेड काम कौन करता है, एक्सेल। चार्ट से रिलेटेड काम कौन करता है, एक्सेल। तो इतने काम के लिए कौन है ये, एक्सेल। कौन सा प्रकार का है, एप्लीकेशन है, सिस्टम है, कैसा है, एप्लीकेशन। ठीक है, सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन है। चलो ये देख रहे हैं ना, दर्शन करे तो है ना बहुत बार। MS पावर पॉइंट, जितनी भी चीज़ें हमारी, मतलब अगर हमको कोई किसी के सामने प्रेजेंट करना है कहीं पब्लिक में, या फिर हमारे ऑफिस में मेंबर है जितने भी, तो हमारा रिलेटेड जो भी हमको क्या देना है, व्यू देना है, हमारे विचार प्रकट करना है, या हमारी कंपनी है, कंपनी में कोई सर्विस है, सर्विस को बताना है सबको, तो वो किसके थ्रू बताया जा सकता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस में बनता है, पावर पॉइंट में। ठीक है, जिसे हम PPT बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक, ये पावर पॉइंट का दृश्य है। डाटाबेस मैनेज करना तो किसकी जरूरत पड़ती थी हमको, MS एक्सेस की पड़ती थी। इसके अलावा कुछ और है, जैसे पहले चलता था फॉक्स प्रो है, DBase वगैरह है, देखिए MySQL भी चलता है, अभी ओरेकल चलता है। ठीक, ये सारे सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है, DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS एक्सेस में 4 चीज़ों पे काम होता है, ये सब पता होगा, टेबल पे, क्वेरी पे, फॉर्म पे, रिपोर्ट पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम कौन सा है, DTP सॉफ्टवेयर। DTP का मतलब होता क्या, यहाँ समझ लो। अब DTP मतलब देखो, यहाँ पढ़ो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। पब्लिशिंग मतलब होता है प्रकाशन। क्या होता है, अब प्रकाशन का मतलब क्या होगा भाई, हमने हमारे विचार छाप दिए बुक के रूप में और पब्लिक में बांट दिए, सबने पढ़ लिए, उसको बोलते हैं प्रकाशन। जैसे न्यूज़पेपर, दिन भर न्यूज़ कलेक्ट किए, रात को डिज़ाइन किए और दूसरे दिन छाप के पब्लिक में बांट दिए, उसको बोलते हैं प्रकाशन। तो ऐसे ही हम प्रकाशन करना चाहते हैं तो वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, DTP। तो जैसे देखो, एक कंप्यूटर है, स्कैनर है और प्रिंटर, सब किस में आ जाते हैं, इस टेबल में आ जाएंगे ना। तो इसलिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी टेबल के ऊपर पब्लिशिंग किसको बोलते हैं, DTP को। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, जैसे मान लो हम देखें तो इसमें जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए कंप्यूटर में ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, बुकलेट बनाना, जैसे मान लो आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना तो आपको बुकलेट देते हैं, क्या क्या जानकारी, कैंपस कैसा है, क्या क्या फैकल्टी का काम होता है, सारी चीज़ बताते हैं कि जानकारी। बुकलेट बनाना किसके थ्रू बनाएंगे, DTP। बुलेटिन है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक है, ये सब किसके थ्रू बनते हैं, DTP। ठीक है, जैसे पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सब देखे होंगे, अभी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट में। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब बताया था मैंने, 5 चीज़ों पे जहाँ काम होता है वो मल्टीमीडिया कहलाते हैं। जैसे मान लो एक वीडियो है,
वीडियो में लगभग जो है हमारा टेक्स्ट भी आ जाता है, ठीक है, इमेज भी आ जाता है, साउंड भी आ जाता है, मतलब ले देखे बहुत काम हो रहा है। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर किस में आ जाते हैं? मल्टीमीडिया में। फ्लैश वाले सॉफ्टवेयर, फ्लैश होता है कि नहीं, एनिमेशन चलता है, वो किस में जाते हैं? मल्टीमीडिया में, ठीक है। ये अच्छा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेंगे कि फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन, जरूरत के अनुसार है ना। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है तो वो जरूरत के अनुसार है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जैसे टैली। उसके बाद वायरस और एंटीवायरस, वायरस नहीं समझो आप, एंटीवायरस समझो। तो एंटीवायरस मतलब होता है नेट प्रोटेक्टर, ठीक है। तो नेट प्रोटेक्टर कैसा सॉफ्टवेयर है? मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा है कि फिर कैसा यूज हो रहा है? मेंटेनेंस के लिए, तो यूटिलिटी में आएगा ना, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है ये। चलो, वेब ब्राउजर कैसा है? एप्लीकेशन है कि फिर सिस्टम है? एप्लीकेशन, जरूरत के अनुसार आ रहा ना, यानी कि इंटरनेट एक्सेस करना किसकी जरूरत पड़ रही है? वेब ब्राउजर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे हो रहा है, कैसी जरूरत होती है उनकी? मेंटेनेंस के लिए होती है या सिस्टम चालू करने के लिए होती है या फिर हमारी जरूरत के अनुसार होती है? मेंटेनेंस के लिए। तो सब किस में जाएंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देखो, डिस्क में अनावश्यक जगह फुल हो गई तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क को स्कैन करना है, डिस्क में टेम्परेरी फाइल क्लीन करना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं आप? एंटीवायरस है, ठीक है, जो वायरस को रिमूव करता है, डिस्क को चेक करता है, सिस्टम प्रोफाइल चेक करता है, वायरस स्कैनर है, डिस्क क्लीनर है। ये सब कौन से सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। समझ गए तीनों? मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हम क्या बोल सकते हैं? जो बेसिक आधारभूत काम करते हैं, सिस्टम को चालू करने से लेकर सारी प्रोसेस को मैनेज कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरे थे एप्लीकेशन, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर लाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन। तीसरे है यूटिलिटी, जितने भी काम कंप्यूटर करता है समय समय पे उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वायरस स्कैन करना है, डिस्क चेक करना है, सब काम कौन करता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। समझ गए तीनों? बन जाएगा ना। चलो, अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा है? कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमको लैंग्वेज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज समझने के लिए हम देखते हैं दो व्यक्ति को। दो व्यक्ति आपस में जब बातचीत करेंगे तो उनके विचार यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रांसमिट होंगे। तो ले देखे बात हो रही कि विचारों के आदान प्रदान के लिए हम किसके सहायता लेते हैं? लैंग्वेज का। यानी भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम। जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर मुझे वो भाषा नहीं आती तो आप समझते क्या? नहीं। इसका मतलब भाषा को हम क्या बोल सकते हैं? विचारों का आदान प्रदान की एक माध्यम, ठीक है। तो अब यह तो बात होगी किसकी? इंसान की। पर एक कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में 0 1 ही समझता है वो, तो ये भी तो किसकी भाषा हो गई? कंप्यूटर की हो गई कि नहीं? अब यहाँ से ये भाषा हम नहीं समझ सकते पर हम दूसरी समझ सकते हैं, जो हम समझते वो नहीं समझ सकता। समझ गए? तो ट्रांसलेटर की जरूरत यहाँ पड़ेगी। तो कंप्यूटर लैंग्वेज किसको बोलेंगे? जो कंप्यूटर समझता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मान लो हम इंसान को क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोल सकते हैं, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में, तो वो समझ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझेगा उसे बोलेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज। इसे हम सिंपल भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते? चलो आगे चलते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो कैटेगरी में शामिल होती है, एक तो लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल उन्हें बोलते हैं जिन्हें हमें समझने में कठिनाई होती थी। समझ गए? अब लो लेवल और इस तरीके से बोल सकते हैं कि जिसमें कोड करना काफ़ी कठिन था और समय भी काफ़ी अधिक लगता था, इसलिए लो लेवल। जैसे मशीन और असेंबली। मशीन मतलब समझते कि नहीं? 0 और 1। असेंबली मतलब इसी का शॉर्ट कोड में था इंग्लिश में, ठीक है। उसको और सरल बनाया गया किसमें कन्वर्ट करके? हाई लेवल में। जैसे बेसिक है, सी है, C++ है, कोबोल है, फोर्ट्रान है और जावा। ये सब कैसी है? ये हमारे समझने योग्य है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हाई लेवल। पर ये समझ सकता है कि कंप्यूटर? नहीं। तो उसके लिए तो इसी में ले जाना पड़ेगा ना। तो इनके दोनों के बीच में यूज होते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर की। चलो आगे चलें। तो लो लेवल लैंग्वेज में दो चीजें हमने देख ली, मशीन और असेंबली, ठीक है। एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं जो मशीन समझती है और हम नहीं समझते। और ले देखें, असेंबली भी हम समझ पाते हैं पर उतना अधिक नहीं समझ पाते हैं जितना समझना चाहिए, इसलिए उसको भी लो लेवल में रखा गया है। जैसे यहाँ देखो मशीन की बात करें तो मशीन देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली और मशीन। तो मशीन में इतना कोड जो लिखे ना हमने, वो असेंबली में हमको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसी को हाई लेवल में कितना लिखना पड़ेगा? ये वाला, ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से। तो सबसे कम कोड लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही बताओ? मशीन में, असेंबली में, हाई में? हाई में। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सरल है। और वही कोड यहाँ पर जाकर क्या बन जा रहा है? ज़्यादा। मान लो अगर आपको क्या लिखना है? एस, ये एस लिखे।
एस को कंप्यूटर में अगर 0 1 में दर्शाना है तो 0 1 1 0 कुछ भी ऐसा 4 कैरेक्टर में लिखना पड़ेगा, मतलब 4 अक्षर लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके क्या बनेगा एस। इसका मतलब हमको 8 बार एस लिखना है तो कितने हो जाएंगे, ये 32 लिखना पड़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो इतने कोड को यहाँ पे ये जो है इतना लिखना पड़ता था। अब मशीन भाषा तो हम देख लिए, मशीन भाषा क्या होती है। मशीन भाषा अगर हमको आ रही तो हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम भी उसी भाषा में बोल पा रहे हैं। उस समय देख जैसे असेंबली नहीं आई थी तो कुछ समय पहले हम मशीन समझना पड़ता था, काफ़ी कठिनाई होती थी। आजकल हमको हाई लेवल आ गई तो हमको फिर भी प्रोग्राम लिखना बनता है क्या, नहीं बनता। चलो असेंबली लैंग्वेज कैसी थी, शॉर्ट कोड में थी, देखो न्यूमेरिक कोड बोलते थे। इस असेंबली भाषा को मशीन में बदलना जरूरी था कि नहीं, जरूरी था। तो किसने काम करा, ये असेंबलर ने। असेंबलर क्या है, असेंबली भाषा को मशीन में बदलेगा, ये ट्रांसलेटर है। और असेंबली भाषा समझ में आई, शॉर्ट कोड है ना। जैसे असेंबली भाषा यहाँ लिख सकते हैं हम, देखो ये शॉर्ट कोड जो थे क्या कहलाते थे, न्यूमेरिक कोड कहलाते थे। जैसे ये शॉर्ट अपन ने पहले भी देखे ना। चलो अगला देखो, अब आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता था उसको कैसे करते थे हम, कंप्यूटर में कन्वर्ट करते थे, कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज में, किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था। अब बताओ मुझे, कंपाइलर फास्ट करता था ट्रांसलेट मतलब कंपाइल, या फिर इंटरप्रेटर करता था, कौन करता था जल्दी, कंपाइलर करता था या इंटरप्रेटर करता था। अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, इंटरप्रेटर करता था। चलो यहाँ बताओ, एक लाइन से कोड 10 लिखे हैं और एक लाइन से यहाँ ये लिखे हैं। अब यहाँ पूरे कंप्लीट 10 की 10 एग्जीक्यूट हो जा रहा है, यहाँ एक एक करके हो रहा है। तो एक एक करके कौन करता था, कंपाइलर करता था, इंटरप्रेटर। और कंप्लीट कौन करता था, तो कम समय किस में लगेगा, ज़्यादा समय किस में लगेगा। तो ज़्यादा समय लगने के कारण फायदा क्या था, एरर ढूंढने में आसानी, यहाँ एरर ढूंढने में कठिनाई, समझ गए। चलो हाई लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे भी, थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन मतलब सिंपल समझ जाओ पुरानी थोड़ी, और फोर्थ जनरेशन मतलब नई। अब थर्ड जनरेशन से हम समझते हैं, जैसे डॉस देखे कि नहीं आपने, डॉस देखे ना, डॉस में माउस चलता है क्या। तो डॉस के बेस्ड पे जितनी भी लैंग्वेज थी जहाँ पे माउस नहीं चलता था उन्हें बोलते थे थर्ड जनरेशन। अब अभी की लैंग्वेज जितनी आ गई है उसमें माउस चल रहा है, देखो मीनू में जा सक रहे हैं, कोड लिखने के लिए बड़ा छोटा सब कर ले रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज थी वो कहलाती थी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे यहाँ फोर्थ में अगर देखें, देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, जावा की आईडी है। और पुरानी लैंग्वेज की अगर बात करें, पुरानी लैंग्वेज में देखो पास्कल है, सी है, C++ है, फोटान है, बेसिक है, कोबोल, ये सब हाई लेवल है, परंतु कैसी है, थर्ड जनरेशन। और इसमें अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डाल दिया जाए तो GUI, यानी कि माउस चलाने लगने तो कौन सा हो जाएगी, ये फोर्थ। और जहाँ पे माउस नहीं चलता वो कैसे हो जाएगी, कमांड यूजर इंटरफेस, यानी कि हम टाइप करके ही देंगे, ठीक है, समझ गए दोनों। चलो कुछ लैंग्वेज है, ये तो हमने देख लिए, फायदे आप पढ़ लेना एक बार, नुकसान भी पढ़ लेना, पेपर में लिखने का काम आएगा। अब यहाँ फोर्ट्रान है, ये फुल फॉर्म याद रख लेना, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, ये याद रखना है ना। उसके अलावा देखो यहाँ पे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के लिए गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने का काम करती थी, बीज गणितीय एल्जेब्रा, है ना। इसके अलावा 1996 में जो एक स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, ISO का नाम सुने कि नहीं, ISO सुने हैं ना। उसी प्रकार लैंग्वेज का भी एक ISO होता है जिसे हम आंसी बोलते हैं, है ना। हालांकि उसको IC नहीं बोलेंगे, तो आंसी का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इससे अगर मान्यता मिल गई है तो वो लैंग्वेज जो है आपकी क्या हो जाएगी, जैसे हमको ISO सर्टिफाइड बोलते कि नहीं, वैसे लैंग्वेज आपकी परफेक्ट हो जाएगी, समझ गए, स्टैंडर्ड मिल जाता है एक प्रकार से। उसके बाद दूसरी क्या है, लोगो। तो लोगो का मतलब क्या है, देखिए ड्राइंग और ग्राफिक्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक, मुख्य रूप से। इसके अलावा क्या है, कोबोल, इनके फुल फॉर्म याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज होती थी। बेसिक है, देखिए बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, किसने बनाया था, देखो जॉन कैमिनी और थॉमस कोड्स ने, ठीक, सरल है और 1964 में बनी थी। अब पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। देखो पर्सनल कंप्यूटर मतलब समझते हैं ना, PC जो हम आज उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और पढ़ लेना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पास्कल है 1971 में बनी। इसके अलावा C है, तो C लैंग्वेज देखो यहाँ पे 1972 में। नेक्स्ट हम देखें C++, तो ये C का अपग्रेडेड वर्जन था, UPS आधारित, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और जावा बनी, जावा सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था जेम्स गोसलिन के द्वारा। जैसे आप रिमोट उपयोग करते कि नहीं घर में, ये रिमोट में जो प्रोग्रामिंग होती है वो जावा से होती है,
गेम आते हैं, गेम बनते हैं, मोबाइल में गेम बनते हैं कि नहीं, तो गेम भी किस में बनते हैं, जावा में। अच्छा कोई गेम ओपन करे होंगे तो उसमें चाय का कप दिखता होगा, देखेगा आज तक, मतलब पुराने छोटे फ़ोन में या छोटे स्लिक थोड़े चाय का कप बना आता, कॉफ़ी लहर निकलती हुई, ठीक है। तो ये जावा एप्लीकेशन है, उसमें जावा से ही वो बना है, इसलिए उसमें कप दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो सब इसी में बनते हैं। एल्गोल, एल्गोल मतलब होता है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ये भी अलजेब्रा कैलकुलेशन के लिए होता था। फिर कॉमल है, कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज था। फिर प्रोलॉग है, प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ये सब एक बार पढ़ लेना। सी शार्प है, आरपीजी है और लिस्ट है, ठीक है। चलो ये तो हो गई हमारी क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज। समझ में आया कि नहीं है, आ गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। अब क्या बात करते हैं हम, मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। फिर बात वही आ गई कि एक जगह से विचार कहाँ तक जा रहा है, दूसरी जगह तक, पर यहीं विचार नहीं जा रहा है, अब विचार जाएंगे दूर तक। तो दूर तक विचार कैसे जाएंगे, उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। इंटरनेट नहीं भी है तो आप देख सकते हैं, हमने पोस्ट ऑफिस से कम्युनिकेशन किए बहुत दिन तक, पर अभी करते हैं क्या, बहुत कम। जैसे अगर इंटरनेट से कम्युनिकेशन, मतलब हमको पोस्ट ऑफिस से कम्युनिकेशन करना है, जैसे हमने पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से कम्युनिकेशन करना तो एक होना चाहिए भेजने वाला, एक होना चाहिए प्राप्त करने वाला, दूसरा उसके पास मैसेज होना चाहिए कि फालतू में करेगा पोस्ट, खाली लिफाफा कोई पोस्ट करेगा क्या, कुछ ना कुछ रहना चाहिए। मैसेज हो, एक तो सेंडर होना चाहिए भेजने वाला, एक होना चाहिए मैसेज, एक रिसीवर होना चाहिए। दूसरा इसके बीच में माध्यम नहीं होगा, होगा कि नहीं, पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के साथ साथ डिलीवरी वाला भी होता है, तो वो तो छोड़ दो। अब देखो यहाँ हमारे पास इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी, अगर मान लो यही काम हम कंप्यूटर में करें या इंटरनेट के थ्रू करें तो वहाँ किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा मैसेज, तीसरा माध्यम मतलब मीडियम। और मीडियम कैसा वाला, मीडियम दो प्रकार के होते हैं, एक तो वायरलेस भी होता है, जैसे मोबाइल में आप फटाक से एसएमएस भेज दिए तो कैसा वायरलेस है, ठीक है, दिख रहा आपको वायरलेस है, पर कुछ लाइन के माध्यम से भी जाता है, जैसे टेलीफोन लाइन से आप बात कर रहे हैं तो वो लाइन वाला है, तो वायर्ड है और अनवायर्ड है ना। तो ये होगा हमारे पास में। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या, संचार, संचार मतलब समझते हैं ना, सूचनाओं का आदान प्रदान को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन, सिंपल नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, इसका उपयोग क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन का क्या उपयोग है, बताओ। अब बिना कम्युनिकेशन के आज कोई चीज़ें रह गई क्या, नहीं, तो उपयोग बताने में हमको दिक्कत होगी, तो एक बार हम इसको पढ़ना है। जैसे देखिए लेटर भेजना है, टेलीफोन है, फैक्स है, टेलीग्राम है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सभी में ही उपयोग हो रहा है, ये कि कहीं छूट रहा है, सब जगह उपयोग हो रहा है, ठीक है। चलो कम्युनिकेशन की प्रोसेस देखते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी मतलब भाई पहुंचाना, दूसरा सही चीज़ें पहुंचाना। मान लो आपको कोई चीज़ें 10 डाक भेजी गई है, आपने 5 ही भेजे, उधर 5 को गायब कर दिए, तो एक्यूरेसी, शुद्धता होनी चाहिए नहीं, जो चीज़ भेजे वही जाना चाहिए। पता चल रहा कोई लेटर पढ़ कर देख लिया आपका तो गलत कहलाएगा, है ना। तो एक्यूरेसी यानी शुद्धता होनी चाहिए। टाइम लाइननेस मतलब एक प्रकार से टाइम लाइन होना चाहिए। टाइम लाइन मतलब 10 दिन की गारंटी में भेजा, 10 ही दिन में। जैसे आपको कोरियर आते ही कि नहीं आते हैं ना, तो कोरियर बोल देता है मैक्सिमम 7 डे के अंतर्गत डिलीवरी बोलता है, वो 4 ही दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा, 5 दिन में कर देगा, पर 7 के बाद नहीं करेगा। तो ये क्या है, उसकी सही चीज आती कि नहीं। कभी कभी पत्थर भरा का जाएगा मोबाइल के डब्बे में, तो वो ये चीज को करेगा ना, 3 दिन में तो आ गया, पर ये चीज सही है, ये गलत है। सही जगह डिलीवरी हुई है वो तो ठीक है, पर गलत चीज आ गई ना। तो ये तीनों चीजें होना जरूरी कि नहीं कम्युनिकेशन में। पता चल रहा है हमने किसी से बात की है फोन पे, सही समय में डिलीवरी हो गई है, सही चीज चल भी गई है ना, पर बीच में किसी ने सुन लिया, तो वो क्या है, इसका गलत मिसयूज हुआ ना, एक्यूरेसी हुई क्या, थर्ड पर्सन के द्वारा सीक्रेट चीजें चलेगी, वो मिसयूज कर लेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले एक मैसेज होना चाहिए, भेजने वाले के मन में भेजना है कब आएगा, जब कुछ होगा कि पहले आ जाएगा, यानी कि उसके दिमाग में कुछ आएगा मैसेज, उसके बाद वो भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो भेजने की कोशिश करेगा, कौन भेजता है, सेंडर। किस माध्यम से भेजना है वो भी पता होना चाहिए उसको, भाई इंटरनेट से भेजना है, व्हाट्सएप से भेजना है, इंटरनेट तो लगेगा ही, पर माध्यम में बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद रिसीव करने वाला होना चाहिए, सही जगह रिसीव होगा वो कौन निर्धारित करेगा। मान लो मैंने यहाँ से कुछ सूचना भेजा, रास्ते में हजारों कंप्यूटर मिलते कि नहीं,
हमने किसी को भेजे भोपाल में कोई भी मैसेज मेल, और यहाँ से भेजे, हजारों लाखों कंप्यूटर मिलते बीच में, हो सकता है वो किसी कंप्यूटर में चल जाए, जा सकता है ना। हम एड्रेस भूल जाते, वैसे वो भूल सकता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे होते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होते हैं नियम। नियम मतलब समझते हैं, हमने जिसको भेजा उसी को ले जाकर छोड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं, एक नियम अनुसार, जैसे हमको गाड़ी चलाना नियम रहते कि नहीं, लेफ्ट ही चलना है, अगर जब भी मुड़ना आपको तो इंडिकेटर देखे मुड़ना है, हॉर्न बजाना है, पर डेपर का प्रयोग करना है, सब क्या है नियम। उसी प्रकार इंटरनेट में हर एक चीज़ों के लिए क्या उपयोग होते हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें होना जरूरी कि नहीं, मतलब मैसेज होगा तो ही सेंडर भेजेगा, माध्यम होगा तभी भेज पाएगा, जब भेजेगा तो रिसीव करेगा तभी होगा, नहीं तो जो रिसीव करता है ही नहीं, मतलब प्राप्त करता है ही नहीं और वो भेजे जा रहा है ना, और सही जगह पहुंचे उसके लिए क्या होगा, प्रोटोकॉल। समझ गए। चलो अब आपको प्रकार मिलेंगे भेजने के, कितने प्रकार के हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, आप टीवी देखते कि नहीं घर पे, देखते हैं ना, तो टीवी में एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए आप वॉइस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उस प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। परंतु मान लो जी टीवी चल रहा है, जी टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को आप नहीं बदल सकते। हालांकि जी टीवी से स्टार उत्सव, स्टार न्यूज उनमें जा सकते हैं, पर जी टीवी में जो प्रोग्राम चल रहा है बदल सकते हैं क्या, नहीं। तो नहीं बदल सकते, इसका मतलब हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे सैटेलाइट से सीधा टीवी में आ रहा है, टीवी से उधर जा रहा है क्या, हम टीवी से बोल सकते हैं कि नहीं हमको ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, बदल दो, बोल सकते हैं क्या, नहीं। देखना देखो ना, चैनल बदलो। तो सैटेलाइट से सीधा इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो वन वे। वन वे मतलब एक ही दिशा में चल रहा है। जब एक दिशा में चलता है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स। एक होता है हाफ डुप्लेक्स। आपने वॉकी टॉकी सुने हो, पुलिस वालों पास रहता है, उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं पर कभी कभी जाते भी है, कि एक ही बार में दोनों चीज होती, सुनते ही बस है ना, वो हर हमेशा सुनते रहते, बोलते रहता है वो कुछ ना कुछ, चौकी नंबर 1, चीता नंबर 1 2 3 कुछ भी बोलते रहता है। तो आते ही बस है ना, कभी कभी जाते हैं। तो जब जाते हैं तो आते हैं क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही क्या, एक समय में एक, हालांकि दोनों काम हो रहे हैं, आ भी रहा और जा भी रहा है, पर एक समय में एक ही काम हो रहा है। इस स्थिति को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। उदाहरण के रूप में वॉकी टॉकी तो हमने देख लिए, हम लेते हैं कंप्यूटर का उदाहरण ले रहे हैं, और यहाँ है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, और यहाँ है हमारी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करते समय हम सेव कर सकते हैं क्या, टाइप करते समय हम सेव कर सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट, बताओ। जैसे टाइप हो रहा है तब सेव हो रहा है क्या, नहीं। परंतु हमने टाइप करना बंद किया, उसके बाद ही हम कंट्रोल एस दबाकर इधर सेव करेंगे, उस समय टाइप कर सकते क्या, नहीं। यानी कि हार्ड डिस्क में जब डाटा सेव हो रहा तो तब टाइपिंग नहीं कर सकते, और जब टाइप कर रहे हैं तब हार्ड डिस्क के डाटा को सेव नहीं कर सकते। या ऐसा समझ सकते जब हम सेव कर रहे हैं तब रीड नहीं कर सकते, जब रीड कर रहे हैं जब सेव नहीं कर सकते। समझ गए। चलो इसके उदाहरण और देखेंगे। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स को कैसे समझ सकते हैं हम, एक ही समय में मोबाइल फोन है, अब वॉकी टॉकी में कोई हमको गाली दे रहा तुरंत हम गाली नहीं दे सकते उसको वापस, पर मोबाइल में किसी ने हमको बुरा भला सुना तो उसको बोलते हैं चुप चुप रख अब भी फोन तू, ऐसा मतलब हम बोलने लगते हैं बीच में ही। तो एक समय में दोनों तरफ हो रहा है ना, यानी कि जा भी रहा है और आ भी रहा, तो दोनों तरफ वाली स्थिति क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स नहीं, फुल डुप्लेक्स। दोनों तरफ जा रहा पर एक समय में एक ही तरफ जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हाफ डुप्लेक्स। और सिर्फ एक ही तरफ आ जा रहा है, सिंप्लेक्स, है ना। चलो अब यहां देखो, ट्रांसमीटर और रिसीवर, यानी कि सैटेलाइट से सीधा हमारे टीवी तक बसा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स। एक कंप्यूटर में जब डाटा आ रहा तो जा नहीं सकता, जब डाटा जा रहा तो आ नहीं सकता, तो उसे क्या बोलेंगे, हाफ डुप्लेक्स। अब एक तरफ रिसीव हो रहा है और ट्रांसमिट भी हो रहा है, वो बोले जा रहा है और अपन भी बोले जा रहा है, मतलब सुनाई भी दे रहा है और मुंह से बोल भी रहे, तो कान और मुंह दोनों एक साथ चलने लगे, मतलब क्या है। और जहां कान एक साथ चले, कान और मुंह एक साथ नहीं चल रहे, मतलब सुन रहा है व्यक्ति तब तक, कब तक, जब तक सामने वाला बोल रहा है, और जब तक हम बोलना शुरू कर दिए तो वो सामने वाला सुनेगा। ठीक है, समझ गए तीनों। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कि वन वे नहीं है रास्ता, टू वे है, आ भी रहे और जा भी रहे। और कुछ ऐसी जगह जहां आ जा सकते हैं, परंतु देखो ये सड़क है पर यहां से सड़क जो है थोड़ी छोटी है। अब ट्रक आ रहा है इतनी जगह से, तो ट्रक आ रहा है, जब तक इधर वाले व्यक्ति यहाँ रुकेंगे कि नहीं, कि ट्रक के अंदर सामने घुसा देंगे,
तो ये निकल कर यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद ही घुसेगा ना, यानी कि यहाँ जा तो सकते हैं और आ भी सकते हैं, पर एक समय में एक तरफ। समझ गए? तो ऐसा आप समझ सकते हैं छोटी पुल, है ना। और इसको कैसा समझोगे? बड़ी पुल, आओ जाओ दोनों कोई दिक्कत नहीं, बड़ी ब्रिज जो होती है, ठीक है। अच्छा, ये काम कब होता है पता है? ये छोटा वाला, जब पुल उल का काम चल रहा है, टूट फूट गई है, कुछ हो गया, तब काम चलता है, ठीक है। बाकी ऐसा काम होता है हर जगह, ठीक है। और वन वे काम कब होता है? वन वे काम आप देखें, मानसरोवर के पीछे से इधर जाओगे तो जा नहीं सकते, या बच सकते हैं, जाओगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, समझ गए? तो उसे बोलते क्या? सिंप्लेक्स। वहां जाना ही जाना है, जाना नहीं, आना ही आना है, जाना नहीं है। ऐसे सैटेलाइट से टीवी में आएगा ही बस, कि जाएगा, टीवी में टच करके बोल दो, सैटेलाइट पर पता चल जाएगा, बदलो प्रोग्राम, ठीक है। समझ गए कि नहीं तीनों? चलो, अब यहां भी कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, सीरियल और पैरेलल। अब ये दरवाजा है, दरवाजे मैक्सिमम एक व्यक्ति अच्छे से आ सकता है, ये दरवाजा सामने वाला, ठीक है। और अगर वहां 4 व्यक्ति एक साथ आने की कोशिश करे तो ऐसा घसट घुसुट के आएंगे तो नहीं आ पाएंगे, कितने भी कर लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कैसा है? एक एक करके आने के लिए कि एक साथ ढेर सारे, यानी कि क्रम से आ रहा ना, क्रम से मतलब सीरियल से। और वो मेन गेट देखो, मेन कॉलेज का, वहां देखो बहुत चौड़ा है, तो वहां 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं। तो वो कैसा है? एक एक करके आने के लिए सब एक साथ। तो यहां हम बोले सीरियल मतलब होता है एक एक बिट, मतलब सेंडर से रिसीवर तक जब बिट एक एक करके जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? सीरियल। और अगर ये 8-10 बिट एक साथ चली जाए तो पैरेलल। मतलब सीरियल में ज्यादा खर्चा आ रहा है कि पैरेलल में ज्यादा खर्चा? बताओ कैसे? यहाँ एक ही वायर से काम हो जा रहा है, छोटे दरवाजे से काम हो जा रहा है। बड़ा गेट बनवाओगे तो बड़ा गेट भी बनवाना पड़ेगा, खर्चा किस में आएगा ज्यादा? तो बड़ा गेट किस में लग रहा है, सीरियल में कि पैरेलल में? तो पैरेलल ज्यादा महंगा है। 8 वायर लग रही ना 8 बिट के लिए, और यहाँ पे एक ही वायर लग रही है, टाइम भले ही ज्यादा लग रहा है। अगर टाइम की बात करें तो सीरियल में ज्यादा लग रहा है, पैरेलल में कम, पर खर्चा किस में ज्यादा लग रहा है? और सीरियल में कम। तो देखो, ये देखो पैरेलल की, देखो सेंडर ने एक साथ उठाया और फेंक दिया सामने, मतलब भेज दिया, तो रिसीवर ने उसी क्रम में उसको रख लिया। यहाँ सीरियल में एक एक जा रही है और फिर इसके बाद 0 1 0 इस प्रकार से सेटअप बनता है इधर। तो ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? खर्चा भले ही कम आ रहा पर ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सीरियल और पैरेलल समझ में आएगी नहीं? एक साथ अगर आ जाए तो पैरेलल, और एक एक करके आए तो सीरियल, ठीक है, क्रम अनुसार। अब सीरियल में भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो सीरियल में अगर यहाँ ग्रुप में जाए, ये देखो कभी कभी देखिए ना अपन कॉलेज ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप में आ रहा है तो वो कैसे कहलाएंगे? असिंक्रोनस। और बिना ग्रुप के आ रहा है, एक साथ आ जा रहा है, तो सिंक्रोनस। मतलब देखो यहाँ कैसा हो रहा है, स्टार्ट और एंड बीट जुड़ी है, ये देखो स्टार्ट और एंड बीट 8-8 बिट का एक कलेक्शन है, जो कि स्टार्ट और एंड बीट मतलब मुखिया, सामने भी मुखिया है, पीछे मुखिया, बीच में टीम चल रही है, ठीक है। तो ये कैसा है? असिंक्रोनस। और जहाँ पूरी भीड़ एक साथ चलो रे, तो क्या होगा? वो सिंक्रोनस, ठीक है। तो ये ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायग्राम याद रहेगा ना, इसको बनाना जरूरी है अगर आया एग्जाम में तो। चलो, अब ट्रांसमिशन तो हमने पढ़ ली एक जगह दूसरी जगह, तो केबल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? वायर की। तो वायर के प्रकार हम देखते हैं। तो वायर मतलब एक प्रकार का माध्यम है सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए। किस में उपयोग होता है ज़्यादातर? लेन में। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, हम पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। तो नेटवर्क केवल 3 प्रकार की होती है, एक होती है ट्विस्टेड, एक होती है कोएक्सियल, और एक होती है ऑप्टिकल। लेटेस्ट में ये चल रही है, क्या चल रही है? ऑप्टिकल फाइबर, कांच के रेशों से ट्रांसमिशन, यानी कि फुल रिफ्लेक्शन जो रहता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उस मेथड पे ये काम करती है। कोएक्सियल डिसकनेक्शन है कि नहीं अपने घर में? है। तो डिसकनेक्शन में जो वायर यूज की जाती है वो होती है कोएक्सियल। उसके बाद हमारे घरों में हमने देखे होंगे बल्ब जलाने के लिए उपयोग करते हैं, 2 तार ऐसे गुथे हुए रहते हैं, तो गुथे हुए तार मतलब ट्विस्टेड पेयर। अब देखो ट्विस्टेड पेयर में भी देखो ये देख रहा है ट्विस्टेड पेयर, देखें इस प्रकार के वायर, प्लस माइनस, रेड वाला प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये इस प्रकार के भी आते हैं, ट्विस्टेड पेयर इस प्रकार के भी आते हैं। देखो अंदर भी गुथा हुआ पेयर में है, देखो मतलब 4-5 वायर हमको एक साथ ले जाना है, तो हमने अंदर देखो सील पैक कर दिए। ये कंप्लीट को हमने क्या कर दिया, सुरक्षा की दृष्टि से। ये वाला जल्दी खराब होगा, ये वाला जल्दी खराब नहीं होगा। उसके अलावा कोएक्सियल केबल देखो, ये भी देखे होंगे, अंदर कॉपर रहता है, बीच में प्लास्टिक कवर, फिर ये सिल्वर कलर की कवर, और फिर एल्यूमिनियम का वायर।
ये DTH है, डिश टीवी है, कहीं भी आप उपयोग करते थे वायर उपयोग करते, ठीक है। उसके अलावा अभी वर्तमान में जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है, देखो ये कांच का जो है फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, कांच के थ्रू। अच्छा बताओ फास्ट कौन सी होगी तीनों में? फाइबर। फाइबर सबसे फास्ट है, मतलब यहाँ डाटा आया और वहाँ ट्रांसमिट हो जाता है। आज जियो जो इंटरनेट चल रहा है वो किससे चल रहा है? फाइबर से। बाकी पुराने जो नेटवर्क किससे चलते थे? सबसे सस्ता ये है, पर ख़राब भी कौन सा है? यही, मतलब डाटा आपका क्या होगा, सही समय में पहुँच रहा, नहीं पहुँच रहा, लेट पहुँच रहा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तीनों समझ गए? इसके बारे में पढ़ना भी है ना, उसमें नोट्स में कंप्लीट मिल जाएगा फंडामेंटल में। चलो कोएक्सियल केबल के उपयोग देख लेते। टेलीविज़न टीवी चलाने के लिए, लंबी दूरी का टेलीफोन के लिए, कंप्यूटर प्रणाली के लिए, उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। इसके प्रकार होते हैं स्टैंडर्ड कुछ। RJ8 होता है, RG होता है 9, RG58 होता है और RG59। कौन कौन सी चीज़ें किसके लिए है वो साइड में लिखा भी है, ठीक है। चलो ऑप्टिकल फाइबर के क्या उपयोग है, मतलब लाभ देख लेते हैं। अधिक क्षमता है, छोटा आकार और हल्का वजन रहता है, ठीक है। अधिक पुनरावर्तन हो सकता है, बहुत कम फैला हुआ हो, मतलब फैल होना है। फैल मतलब होता, समझ गए क्या? फैल नहीं होता ये, मतलब डाटा अगर भेज रहा है तो नुकसान नहीं होगा, कहीं भी डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। नो सर्किट, नो शॉर्ट सर्किट। नो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है भाई? शॉर्ट सर्किट होने के बाद बिजली बंद हो जाती है, तो वैसी प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। तो कम्युनिकेशन समझ में आया, मतलब सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। कम्युनिकेशन के प्रकार भी हमने देख लिए। कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी कंपोनेंट है? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम और प्रोटोकॉल, ठीक है, समझ गए। और क्या होना जरूरी है? 3 प्रकार के हमने कम्युनिकेशन देखे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स देखें। सीरियल देखें, सीरियल और पैरेलल देख लिए। सीरियल में 2 प्रकार के, जो ग्रुप बनाकर चले असिंक्रोनस, जो बिना ग्रुप के चले सिंक्रोनस, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। अब देखो क्लाइंट कौन होगा? जो रिक्वेस्ट करता है। सर्वर कौन होगा? जो रिक्वेस्ट को पूरा करता है, ठीक है। जैसे हम कहीं दुकान में जाएं तो हम क्लाइंट होंगे कि सर्वर होंगे? क्लाइंट, है ना। हम किसी से मिलने जाएं, हमारा कुछ काम है तो हम कौन हो गए? क्लाइंट। डॉक्टर के पास गए तो हम कौन हो गए उसके लिए? क्लाइंट। वो हमारे लिए क्या हो गया? सर्वर। यानी कि जो सेवा प्रदाता है वो सर्वर, जो सेवा प्राप्त करता है, जो रिक्वेस्ट करता है वो क्या करता है? क्लाइंट। तो इन दोनों से मिलकर जो आर्किटेक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जैसे कि लैपटॉप दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है और कंप्यूटर, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं? किसके माध्यम से कर रहा है? इंटरनेट। अब रिक्वेस्ट करके कहाँ गया? एक ऐसी मशीन पास गया जहाँ पे सारा डाटा रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, जहाँ पे सामान मिलेगा वहीं आप जाओगे, अनावश्यक जगह जाओगे क्या? किराना दुकान में आप जाकर बोलोगे कि भाई ये पेन सेट है क्या? नहीं जाओगे ना। तो जहाँ हमारी चीज़ें मिलेगी हम वहीं जाएंगे ना। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। मान लो आप अमेजन में गए, अमेजन में हमको क्या चीज़ खरीदना, जो चीज़ मिल रही वही चीज़ खरीद पाएंगे कि दूसरी चीज़ मिल जाएगी? तो अमेजन में गए, हमने फट से किए, ऐड टू कार्ट करे, बाय करे, एड्रेस जो भी डाले और पेमेंट करे, तो हमारी चीज़ें बुक हो गई। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। कहाँ पे गई? सर्वर पास। सर्वर ने उसको बुक कर लिया, उसके बाद उसकी सेवा को वो हमारे कोरियर के द्वारा प्रदान कर देता है। अगर हम यहीं की बात करें, यहीं अगर हमने www.google.com सर्च किए, कहाँ पे? इंटरनेट के थ्रू। अब ये कहाँ जाएगा? सर्वर पास। यहाँ देखेगा इस प्रकार की कोई चीज़ है कि यहाँ पे सर्च करेगा ना, फिर उसके बाद बोलेगा यस, वापस ले जाकर किसने रिक्वेस्ट किया था ये बताओ? इसने। इसको कैसे पता चलेगा बताओ? अभी बताया था मैंने, जो चीजें सही जगह जा रही है वो किसके माध्यम से जा रही है? प्रोटोकॉल। समझ गए? तो इसके पास अपना एक प्रोटोकॉल होगा कि नहीं, जिसे हम बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी मतलब एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का एड्रेस। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ कुछ सर्च करता हूँ, मिसयूज करता हूँ, तो इसका आईपी जाके सेव हो जाएगा कहीं ना कहीं डेटाबेस में, और जब किसी को सर्च करना हो कि गड़बड़ किन ने किया था, तो इस आईपी के द्वारा मेरे को ढूंढ लिया जाएगा। तो इसका अपना एड्रेस होगा, उसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। समझ गए? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो रिक्वेस्ट इसने किया था तो सर्वर भी उसी को भेजेगा ना। समझ गए? तो इसी प्रकार ये काम कैसे कर रहा है, रिक्वेस्ट कैसे कर रहा है, ढूंढ कैसे रहा है, रिस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं, सारे काम किसके अंतर्गत आ जाते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंतर्गत। यानी कि इस पूरी प्रोसेस से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। समझ गए? चलो और देख लेते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। जैसे ये सब क्या कहलाएंगे? क्लाइंट, और ये क्या कहलाएगा? सर्वर। अब सर्वर के पास भी अपना खुद का एक डेटाबेस होता है। क्या होता है? डेटाबेस, जिसके थ्रू वो जो है सारी चीज़ें सर्च करता है। सर्च करने के दौरान अगर मिल जाता है तो ही रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो नॉट फाउंड बोलेगा। आता है ना नॉट फाउंड? आता है कि नहीं? कभी कभी
आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके पास हमारी चीज़ें नहीं मिली। ठीक, अगर मिल गई है तो रिस्पॉन्स आ जाएगा, इसने किया है रिक्वेस्ट तो इसको मिलेगा, इसने किया है तो इसको मिलेगा, अगर इसने किया है तो इसको, मतलब जिसने रिक्वेस्ट किया उसी को आएगा रिस्पॉन्स। मान लो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैं सामने किसी और को बता रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल थोड़ी वहाँ पे नियम कानून नहीं है ना, मतलब आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। ठीक, समझ गए ये? अब क्लाइंट की प्रोसेस क्या क्या हो सकती है बताओ जरा, क्लाइंट क्या क्या कर सकता है बताओ मुझे। क्लाइंट एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर सकता है ना। रिक्वेस्ट करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें उसमें, अगर कोई चीज़ सर्च करना है, कोई चीज़ सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, रिसोर्स की, वो सारी चीज़ें किससे कर सकता है? अच्छा, ये सर्वर क्या करेगा? जो रिक्वेस्ट आई है उसको देखेगा, सर्च करेगा, जो भी डेटाबेस में उसको कहाँ भेजेगा? क्लाइंट पास, है ना। अब क्लाइंट पास भेजेगा, क्लाइंट का काम क्या है? जो सर्वर से आया उसको अच्छे से डेकोरेट करके दिखाना। तो डेकोरेट करके कहाँ दिखाता है वो? वेब ब्राउजर में दिखाता है। वेब ब्राउजर में हमको दिखता है बाकायदा कि क्या आया है। ठीक है, तो क्लाइंट का काम क्या है, सर्वर का काम क्या है, अगर हमको पता है तो क्लाइंट की प्रोसेस भी हम समझ जाएंगे और सर्वर की प्रोसेस भी। ठीक है, ऐसा बना देना। 4 डब्बे बनाना है, ऐसे कंप्यूटर मत बना देना, कंप्यूटर आपको इस प्रकार के बनाना है ये। ठीक, इतना बनाना है, 4 कंप्यूटर, बीच में आपको एक डब्बा बनाना है 3D टाइप का, जो भी बनाना। अब 3D डिब्बा बनाना बनेगा कि नहीं? ये देखो इस प्रकार से ये बन गया 3D डिब्बा। अब ये बॉक्स इधर बना देते तो वो उधर बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। दो क्या बनाना? रेक्टेंगल, और सबको आपस में मिला देना। ये देखो 3D डिब्बा बन गया। यहाँ लिख दो CPU या सर्वर, जो भी लिखना है आपको। चलो, अब सर्वर भी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो 2 टायर होता है और एक 2 टायर का मतलब होता है जहां मीडिएटर नहीं होता, हम डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टिविटी रखते हैं। जैसे ये डेटाबेस है, डायरेक्ट यहाँ से क्या की हमने रिक्वेस्ट, यहाँ क्या हुआ? सर्च हुआ और रिस्पॉन्स मिल गया। कोई मीडिएटर है क्या? तो इस प्रकार के बोलते हैं 2 टायर। और 3 टायर मतलब एक मीडिएटर आ जाता है। जैसे हमारे पास ब्राउजर है, तो ब्राउजर में हमने क्या सर्च किए? amazon.com, mponline.com, कुछ भी सर्च किए तो पहले जाएगा सर्वर के पास, सर्वर उसको सर्च करेगा डेटाबेस में, डेटाबेस में अगर है तो सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो हो रहा ना मीडिएटर। जैसे मान लो कोई एजेंट है, हमने बोले भाई कि एजेंट मतलब समझते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए एजेंट लगते हैं, हमको लगते हैं। RTO में हमको जाना तो एजेंट लगते हैं, कि डायरेक्ट ऑफिस में जाकर काम कर लेते। LIC में जाना तो एजेंट लगते हैं। तो एजेंट वाला जो काम है वो 3 टायर में आएगा कि 2 टायर में आएगा? और 2 टायर में मतलब डायरेक्ट हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पटाना है तो डायरेक्ट हम चल गए और बिजली बिल पटा का गए, वो कौन सा है? 2 टायर है कि 3 टायर? 2 टायर, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। समझ गए ना ये? चलो अब बात करते हैं किसकी? नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं। अब मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मिल गए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए मिलेंगे। अब दोस्त भी आसानी से कैसे बनते हैं? मजबूरी में, मतलब किसके लिए? मतलब के लिए बनते कि नहीं? बिना मतलब के कोई नहीं बनता। तो कंप्यूटर आपस में क्यों जुड़ेंगे? कंप्यूटर आपस में किसी उद्देश्य के लिए जुड़ेंगे। तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? क्या बनता है? नेटवर्क। जैसे नहीं बोलते, आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है तो मेरे से बच के रहना। नेटवर्क मतलब लोगों का जाल। ठीक है, और नेटवर्क को हम क्या बोल सकते हैं? नेट मतलब होता है जाल। ठीक है, नेट मतलब क्या होता है? जाल, मतलब बहुत सारे लोगों का समूह। अब नेटवर्क किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर का जाल होगा ना। ठीक है, चलो नेटवर्क के टाइप्स हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज। तो कंप्यूटर नेटवर्क समझ गए, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं पर्टिकुलर उद्देश्य यानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, रिसोर्सेज के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे आप पढ़ लेना एक बार। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है और पीयर टू पीयर। तो क्लाइंट सर्वर मतलब अब भी देखे हमने, एक सर्वर होता है, बाकी सब क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है? देखिए, पीयर टू पीयर में कोई सर्वर दिख रहा है यहाँ पे, देखो अपने आप में ये भी मालिक है, अपने आप में ये भी मालिक है। मान लो इसको कोई चीज़ की जरूरत पड़ी इससे, तो ये देखो इसने ले लिया, और उसको कोई चीज़ की जरूरत पड़ी इससे तो इसने ले लिया। मतलब सब आपस में कैसे है? बराबर। तो जहाँ बराबरी की स्थिति जाए उसको P2P बोलते हैं, P2P नेटवर्क। और जहाँ पे एक बॉस रहता है और बाकी सब बच्चे रहते हैं वो क्या कहलाता है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, अभी पढ़े थे हमने पीछे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, एक लैन होता है, एक मैन होता है और एक वैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क।
अब लोकल एरियाज मतलब जो हमारी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था है, एक कैंपस है। कैंपस मतलब ये बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग का कैंपस हो सकता है भाई 1 एकड़ में भी हो सकता है, ठीक है, 2 एकड़ में हो सकता है। तो इस कंप्लीट बिल्डिंग को जो आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बनेगा वो क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। समझ गया? मतलब एक संस्था के लिए, कॉलेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, कैंपस के लिए क्या यूज होता है? लैन। दूसरा मैन, एक पर्टिकुलर महानगर के लिए, महानगर मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो मतलब समझते हैं ना, हाँ, मेट्रो सिटी मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक कंप्लीट शहर, महानगर को जो कनेक्ट करता है। उदाहरण के रूप में एक कंपनी है, मेन ब्रांच कहाँ पे, मान लो हेड ऑफिस मेन ब्रांच में उसकी कोई एरिया में है, और पूरी सिटी में जो है उसकी ब्रांच फैली हुई है। तो उन सिटी की जो ब्रांच है, मेन ब्रांच को कौन कनेक्ट करेगा? लैन करेगा या मैन करेगा? मैन करेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके अलावा वैन, WAN। अब वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क फैला है उसे क्या बोलेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए एक बिल्डिंग में जो कौन काम करेगा? लैन। एक कंप्लीट आप देख सकते हैं कहाँ पे, मान लो एक महानगर की बात करें तो लैन तो हमारे एक बिल्डिंग हो गया। एक कंप्लीट महानगर में कौन काम करेगा? मैन। और पूरे विश्व में कौन काम करेगा? वैन। और वैन में आप देख सकते हैं, अच्छा एक बात बताओ, लैन में तो ठीक है कंप्यूटर शामिल है, पर मैन में लैन शामिल है कि नहीं? होगी ना, वो तो उससे छोटी है। तो सिंपल सी बात, पूरे महानगर में फैला है, इसका मतलब एक बिल्डिंग में लैन होगी ना, तभी आपस में कनेक्ट। तो मैन में लैन शामिल होती हैं, ठीक है, और वैन में लैन और मैन दोनों शामिल होती है। समझ गया? जैसे देखो वैन में हमारी लाखों हजारों की संख्या में लैन और वैन शामिल होती है, लैन और मैन। समझ गए? तो ये बड़ा नेटवर्क, जैसे हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या है बताओ? लैन है, मैन है या वैन है? नहीं, तीनों क्यों होगा? क्या होगा बताओ? वैन होगा, WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व में फैला। इंटरनेट के थ्रू आज हम यहाँ से सूचना विश्व के किसी भी कोने में पल भर में भेज सकते हैं, सेकंड में भेज सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? वैन की। समझ गए तीनों नेटवर्क? अब तीनों नेटवर्क के आप एक बार पढ़ना, इसको है ना, पढ़ना है और उसके फीचर्स पढ़ना है, ठीक है, स्पीड पढ़ना। अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी रहेगी? लैन की रहेगी, मैन की रहेगी या वैन की रहेगी? क्यों रहेगी वैन की? नहीं, जो सबसे छोटा होता है वही फास्ट काम करेगा। ये कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में सूचना भेजना है और जल्दी स्पीड से भेजना है, तो 1 GB फटाक से ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैन में उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। वैन में आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं आप मूवी, तो थोड़ी देर लगती है। तो जो सबसे छोटा होगा वो फास्ट काम करेगा, जो सबसे बड़ा होगा वो स्लो काम करेगा। समझ गए? हाँ, उल्टा काम चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना अब। चलो, अब लैन बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लैन, ठीक है, एलिमेंट्स जो भी है। तो नेटवर्क एडाप्टर, देखिए यहाँ पे इस पिन को हम अटैच करना पड़ता है, हमारे पीसी में पीछे रहती है, इसे बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये तो केबल है, नेटवर्क का माध्यम केबल हो गई, केबल कनेक्टर हो गया। उसके बाद देखो पावर सप्लाई ये हो गई। उसके बाद हब ये हो गया। हब मतलब होता है जो एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकता है। देखो यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 कंप्यूटर को जोड़ने वाला नहीं है, यानी 5 कंप्यूटर को आपस में क्या कर देगा? कनेक्ट। एक 5 कंप्यूटर का नेटवर्क बन जाएगा। तो उससे क्या होगा? डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है, ठीक है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं बताओ? मान लो हमने सारी डिवाइस लगा दिए, डिवाइस कब काम करती है? जब तक कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं है तो डिवाइस काम नहीं करेगी। तो इन सभी चीज़ों को होते हुए भी अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो नेटवर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? कंपोनेंट्स है, किसके? लैन के, ठीक। अब वायरलेस लैन भी होता है। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ ये वायरलेस राउटर लगा हुआ है, इसमें भी वायरलेस अडाप्टर है, इसमें भी वायरलेस अडाप्टर है और इसमें भी वायरलेस है। तो ये सब कैसे कनेक्ट है? बिना वायर के है ना। तो बिना वायर के है पर एक ही बिल्डिंग में है ना, कि एक ऑफिस में है ना, कि दूर दूर है, एक ही बिल्डिंग में। तो इस प्रकार के लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क है, परंतु कैसा है? बिना वायर का, इसलिए वायरलेस लैन बोलते हैं। समझ गए? अब होता है मैन, हमने पढ़ लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक महानगर में जो काम करता है वो क्या कहलाएगा? अच्छा, एक डिसकनेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? डिसकनेक्शन सेट ऑफ बॉक्स वाला शहर में चलेगा ना, तो वो भी किस कैटेगरी में जाएगा? मैन की कैटेगरी में, ठीक है। चलो फीचर्स देख लेना। WAN हमने देख लिए, बड़ा नेटवर्क जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। चलो मान लो एक कंपनी के आप क्या हो? एक एम्प्लॉय हो। अब आप एम्प्लॉय हो एक कंपनी के,
और वहाँ पर रह के आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब वो कंपनी के एम्प्लॉई और जो भी है वो सब एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो आप समझ गए, प्राइवेट मतलब क्या हो गया उस कंपनी का, नेटवर्क मतलब जो एक से अधिक कंप्यूटर को जाल। पर वो वर्चुअल क्यों है? वर्चुअल इसलिए बोला गया है, मान लो आप हेडक्वार्टर में आप काम करते हो, हेडक्वार्टर की जगह आप ब्रांच से भी उसको एक्सेस कर रहे हो, तो भी आपके पास क्या है, आईडी पासवर्ड है कि नहीं? तो इस ब्रांच में जो सर्वर है वो तो समझेगा इस ब्रांच का एम्प्लॉय है, मतलब हमारा एम्प्लॉय है वही एक्सेस कर रहा है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में जाके एक्सेस करे, पर वो प्राइवेट ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अब इंटरनेट प्राइवेट कहलाएगा? कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर वो घर में यूज करता है वो नेटवर्क को हेडक्वार्टर के, तो भी आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ रही क्यों? तो भी प्राइवेट ही कहलाएगा क्यों? अगर मोबाइल से यूज कर रहा है तो भी तो प्राइवेट कहलाएगा। इसका मतलब वो कंपनी को फील हो रहा है, जो भी हेड ऑफिस है, कि भाई हमारा एम्प्लॉय है वही यूज कर रहा है, ठीक है, पर वो कहीं से भी यूज कर सकता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वर्चुअल, आभासी। मतलब एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉग इन आईडी यूज कर रहा है, ठीक है। अब मॉडेम की बात करते हैं, तो मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना, MO और DEM। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। तो देखो यहाँ इंटरनेट है, ये तो समझ गए, यहाँ कंप्यूटर, ये भी समझ गए। अब ये हो गया हमारा, देखो यहाँ हम हैं और यहाँ प्राप्त करता है, मतलब यहाँ से हम कोई चीज़ भेजेंगे तो इसको मिलेगी कि नहीं? मिल जाएगी। किसके थ्रू मिलेगी? इंटरनेट के थ्रू। पर हमारे पास से बाहर कनेक्ट होगा कि नहीं? किसके थ्रू कनेक्ट रहता है? टेलीफोन लाइन रहता है ना, यहाँ पे भी टेलीफोन लाइन के थ्रू। और मैंने बताया था टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल बहते हैं। क्या बहते हैं? और हमारे कंप्यूटर में होते हैं डिजिटल सिग्नल। ये देखो अब तो हो गई लड़ाई, क्यों? क्योंकि एनालॉग से डिजिटल की बात आ गई। तो एनालॉग से डिजिटल में बदलना और डिजिटल से एनालॉग में बदलना, देखो दोनों काम हो रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, मान लो अगर ये व्यक्ति कुछ टाइप कर रहा है ईमेल में, तो किसके थ्रू टाइप कर रहा है? 01, तो जाएगा कैसे? एनालॉग में, जबकि यहाँ डिजिटल में टाइप हुआ। तो डिजिटल से एनालॉग में बदलने की क्रिया को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ से सूचना अगर टेलीफोन लाइन में बदलना है तो वो क्या ऑन करेगा? मॉडेम, यानी कि मॉडेम का एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है मॉड्यूलेशन। अब ये तो चला गया यहाँ, किसके थ्रू? ये एनालॉग के थ्रू चला गया। अब एनालॉग यहाँ तक आ गया, अब ये बीच में फिर कंप्यूटर आ गया, तो यहाँ बीच में एक बार और मॉडेम लगा है जो प्राप्त करता है, ठीक है। तो उसने फिर क्या करा बताओ? इसने क्या करा था? 01 को एनालॉग में, कौन सी टेक्नोलॉजी से? मॉड्यूलेशन। अब ये क्या करेगा? मॉड्यूलेशन करेगा या डीमॉड्यूलेशन करेगा? डीमॉड्यूलेशन, उल्टा करेगा ना। देखो यहाँ 01 से एनालॉग, जबकि एनालॉग से 01 हो रहा है, तो एनालॉग से 01 किसके माध्यम से होगा? डीमॉड्यूलेशन। और दोनों काम ये डिवाइस करती है, इसके लिए इसका नाम क्या रख दिए हैं? मॉडेम, ठीक है। और मॉडेम आपने देखा ही होगा, मॉडेम अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे देखो इस प्रकार के राउटर वाले मॉडेम, ये होते हैं इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मतलब जैसे कुछ पीसीज में, जैसे मान लो इसमें इंटरनल मॉडेम है, हालांकि एरियल नहीं है पर इंटरनल है। वाईफाई चल जाता है कि नहीं ऑटोमेटिक? अब सीपीयू में देखो वाईफाई नहीं चलता, उसके लिए अडाप्टर लगता है, ठीक है, तो वो अलग से हो जाता है। यहाँ देखो एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल, फैक्स सुने कि नहीं? सुने होंगे ना, वो टेलीफोन लाइन से डायल करते हैं और ऐसा आ जाता है फैक्स। मूवी में भी देखे होंगे फैक्स आ जाता है, ईमेल टाइप का, है ना, देखना उसको। चलो अब इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लेते। कनेक्टिविटी मतलब अलग अलग प्रकार की कनेक्टिविटी होती है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो डायल अप कनेक्शन होता है, ISDN होता है, लीज लाइन होता है, VSAT होता है, ब्रॉडबैंड होता है, वायरलेस और USB मॉडेम कनेक्शन। तो देखो डायल अप कनेक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ भी वही मॉडेम यूज होता है, परंतु डायल अप, देखो नाम क्या लिखा है? डायल अप। इसका मतलब जब तक आप डायल नहीं करोगे तब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। तो हर बार जब इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डायल करना पड़ेगा। डायल क्या करोगे? कोई ना कोई नंबर, तो कोई ना कोई नंबर कौन प्रोवाइड करता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है उसे बोलते हैं ISP। क्या बोलते हैं? ISP। और ये ISP के द्वारा हमको इंटरनेट दिया जाता है। कैसे दिया जाएगा? डायल करके, टेलीफोन के माध्यम से। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? डायल अप कनेक्शन। और ये चीज़ तो पता चल गई आपको मॉडेम कैसे वर्क करता है अभी, ठीक है। चलो पढ़ लेना एक बार, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लीज लाइन क्या होता है? लीज लाइन का मतलब जैसे बैंक का नेटवर्क अलग होता है और हमारा नेटवर्क अलग होता है। याद होगा आपको, देखे भी होंगे, हमारा नेटवर्क सही चल रहा है, बैंक वाले बोलते हैं कि सर्वर स्लो है, होता है, यानी कि उन्होंने ठेके पे लेकर रखे, पट्टे पे। पट्टा मतलब समझते हैं कि नहीं भाई? किसी चीज़, कोई संपत्ति को हमने ले ली है, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, तो हमने उसका पैसा चुकता कर दिए हैं। हम पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन,
हमारे लिए नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एसबीआई का नेटवर्क देखे होंगे, तो एसबीआई का नेटवर्क लीज लाइन होगा कि नहीं, पट्टे वाला होगा, ठेके वाला, मतलब 10 साल के लिए ले ली। अच्छा, उसका खर्चा ज़्यादा आता होगा कि नहीं, और बड़े नेटवर्क से छोटा है ना वो, मतलब WAN से छोटा होगा कि नहीं, WAN से। WAN पूरे विश्व में फैला है, और एसबीआई फैला होगा परंतु उससे फिर भी छोटा है। ठीक है, कंपनी का या कोई भी ब्रांच का आपस में नेटवर्क जो होता है वो कहलाता है लीज लाइन। ठीक है, ISDN मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऐसा कुछ है उसका। ठीक है, तो डिजिटल देखो यहाँ पे मॉडेम यूज होता था कि नहीं, तो यहाँ पे देखो अब क्या यूज हो रहा है, ISDN एडाप्टर। इसका मतलब यहाँ डिजिटल साउंड वीडियो जो भी चीज़ें एडवांस चीज़ें है वो बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, किसके माध्यम से, ISDN के माध्यम से। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पढ़ लेना, देखो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, अगला देखो DSL अभी तक जो लैंडलाइन चलते थे कि नहीं, हमारे इंटरनेट चलते ना, किसी के यहाँ टेलीफोन लाइन से इंटरनेट चलता है, तो वो वाला हालांकि डायल नहीं करना पड़ता, DSL कहलाते हैं। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका मतलब 1 महीने के लिए हमने क्या दे दी हैं, पे कर दी हैं, और वो सब्सक्राइब कर लिए ना, और चलते रहता है वो। ठीक, टेलीफोन के माध्यम से। देखो ये DSL मॉडेम लगा हुआ है, इसमें फोन लाइन आई, फोन लाइन से हमारे CPU में आ रहा, वहाँ CPU में इंटरनेट चालू। ठीक है, इसके अलावा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब देखो यहाँ कोई राउटर लगा है, हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से क्या कर लिए, वाईफाई जैसे चलता है ना वैसे ही इंटरनेट चलता है, इसलिए बोलते हैं जो भी वाईफाई चलता है वो इसी के माध्यम से चलेगा, किसके माध्यम से, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से। चलो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसे DSL होता है उसी का भाई मान लो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये भी किसके माध्यम से चलेगा, टेलीफोन लाइन के माध्यम से चलेगा। हालांकि टेलीफोन लाइन अब नहीं लगती है, डायरेक्ट किस में काम होता है, मॉडेम में। ठीक है, VSAT होता है, ये छतरी वगैरह देखे होंगे आपने, सैटेलाइट होता है। इस ट्रांसमीटर से मान लो यहाँ तक ये इसमें गया सिग्नल, और इस छतरी से हम मिलाते कि नहीं, मिला सिग्नल आ गया, तो वो किसके माध्यम से आएगा, VSAT, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। अब वो हो गए डिश टीवी, हम चला रहे इंटरनेट, तो इंटरनेट का काम भी कैसे हो रहा है। अच्छा, ये काम कहाँ होगा, लाइन से हम कनेक्ट कर रहे हैं ना इंटरनेट, पर ये काम इससे क्या होगा, थोड़ा स्लो चलेगा। और ये कहाँ काम होता है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, लाइन बिछाना संभव नहीं है, तो सैटेलाइट से सीधा छतरी मिला देते हैं। जैसे हम पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उधर कहाँ बिछा सकते बताओ, रोड भी बड़ी मुश्किल से बनती है, भूकंप आ जाते हैं, सुनामी, मतलब भूकंप ज़्यादा आते हैं उधर। ठीक है, भूस्खलन हो गया, पूरी ज़मीन नीचे घुस गई, तो वहाँ लाइन बिछाना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, पहाड़ी एरिया में। ठीक है, फिर है USB मॉडेम, ये भी चलता था जब किसी के पास इंटरनेट नहीं है, तो इस प्रकार इसमें सिम डल जाती है, और यहाँ पे इसको CPU में एंटर करो USB में, और इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इसको बोलते थे क्या, USB मॉडेम ही है पर USB के माध्यम से है। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, तो मॉडेम हमने पढ़ लिए। NIC देखते हैं, NIC मतलब समझे, अभी देखे थे, ये देखो जिसमें ये देखो ये जो पिन जाके इसमें CPU में पीछे अटैच होगी, इसे क्या बोलेंगे हम, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी 2 प्रकार का होता है, देखो एक होता है वायर्ड वाला, ठीक है, वायर वाला, और एक होता है वायरलेस। इसका मतलब हमारे घर में राउटर लगा है और हम वायरलेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, नेटवर्क कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, NIC। और एक है वायर के द्वारा, जैसे लैन के द्वारा, जैसे मेरे में इंटरनेट कैसे चल रहा है अभी, बताओ इन दोनों में से बताओ, वायरलेस चल रहा है, वायर वाला चल रहा है। वायर वाला कैसे चल रहा है, तो पावर की केबल है, ये प्रोजेक्टर की केबल है, वायरलेस चल रहा है क्योंकि इसमें खुद में अडाप्टर है अंदर, वायरलेस वाला। ठीक है, मोबाइल में हमारा वायरलेस है कि वायर्ड है, वायरलेस है। ठीक है, अब जब इंटरनेट से मतलब आप लैन कनेक्शन लेते हो, नेटवर्क कनेक्शन करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सूचना भेजना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगता है, अभी देखे थे, तो उसे बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या क्या मैनेज करता है ये देख लेना आप एक बार, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, एप्लीकेशन, डिस्क ड्राइव, ये सब जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि नहीं, वैसे ही होता है, परंतु वही ऑपरेटिंग सिस्टम को मान सकते हैं आप, वो नहीं रहेगा तब भी कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ईथरनेट हब होता है, ये बताया था मैंने, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, डायरेक्ट ना जोड़कर क्या करते हैं हम, एक डिवाइस के माध्यम से जोड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ईथरनेट हब। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलो ब्रिज होती है, ब्रिज क्या होती है, एक कंप्यूटर नेटवर्क इधर सेपरेट है और एक कंप्यूटर नेटवर्क इधर सेपरेट है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज।
दो सड़क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज। उसी प्रकार दो कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? ब्रिज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर ये कार्य करता है। अब OSI मॉडल होता क्या है अभी देखेंगे। ये समझ गए ब्रिज। अब देखो OSI मॉडल देखो, मान लो आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 7 लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए फिजिकल लेयर, यानी कि आपकी मोबाइल की बात कर लेते, कंप्यूटर की फिजिकल है वो। फिजिकल के बाद डाटा लिंक लेयर होती है। डाटा लिंक का मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डाटा लिंक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक मिनट, अब देखो डाटा लिंक जब करोगे तो सिंपल सी बात है, डाटा लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तैयार हो जाएगा। उसके बाद भेजना पड़ेगा, तो भेजने के लिए कौन सी लेयर लगेगी? सिंपल सी बात, ट्रांसपोर्ट से समझते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। उसके बाद सामने वाले के पास जाएगी तो एक निश्चित समय सीमा में वो उपयोग करना चाहिए। जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लॉगिन करके रखते हो, थोड़ी देर बाद लॉग आउट हो जाता है, सेशन एक्सपायर हो जाता है। क्यों होता है? सेशन लेयर काम करती है। अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो दर्शाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब हम कौन से सॉफ्टवेयर में उस चीज को देख रहे हैं। MS वर्ड की चीज आई तो MS वर्ड में देखेंगे, पावर पॉइंट की आई पावर पॉइंट में देखेंगे। तो सातों लेयर काम कर रही कि नहीं हमारे डाटा भेजने में, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इन दो 3 लेयर और 3 लेयर, इन दोनों के बीच में इसको हार्ट बोला जाता है। हार्ट मतलब मेन चीज है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या काम का बताओ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ OSI, ठीक है। OSI मॉडल होता है, ये 7 लेयर होती है, तो इनको अपन हार्डवेयर लेयर बोल दें। क्योंकि देखो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर मतलब नेटवर्क, और उससे कनेक्ट होता है दूसरा कंप्यूटर तो वो नेटवर्क बनता है। नेटवर्क भी कैसा है? फिजिकल, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हार्डवेयर लेयर। और यहाँ देखो सेशन लेयर एक्सपायर हो गई, मतलब प्रोग्रामिंग हुई है। प्रेजेंटेशन, ये भी प्रोग्रामिंग, और ये खुद सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर को जोड़ने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ OSI। समझ गए? अब होती है स्विच। तो स्विच और हब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी एक प्रकार से मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और ब्रिज भी आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक। उसके अलावा राउटर होता है। तो राउटर मतलब अगर मैं मान लूँ यहाँ पे सिर्फ रूट लिख दूँ, रूट मतलब क्या है? हाँ, और ये वाला रूट मत बोलना, ये रूट अलग हो गया। रूट मतलब हाँ जड़, और ये रूट मतलब हो गया रास्ता। भाई अगर नेटवर्क में कोई चीज़ सूचना जा रही तो उसको रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा? राउटर, इसलिए उसको बोलते हैं राउटर। रूट करने का काम जो करेगा उसे बोलेंगे राउटर, ठीक है। और TCP IP प्रोटोकॉल पे ये काम करता है। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP अभी पढ़ाया था मैंने, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP एक जगह से दूसरी जगह सूचना ले जाने लाने का काम करता है, दूसरा IP एड्रेस बताने का काम करता है। और दोनों, जब तक कि हमको एक व्यक्ति का एड्रेस नहीं पता होगा तब तक उससे सूचना आएगी जाएगी नहीं। तो पहले तो एड्रेस पता होना चाहिए, दूसरा ट्रांसमिशन। तो कभी भी कोई नेटवर्क बेसिक रूप से इन्हीं प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, लाने ले जाने का काम और एड्रेस का काम, ठीक है। चलो गेटवे। गेटवे ऑफ इंडिया सुने हो? कैसे? मतलब दो देशों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे ना। अब वहां हो रहा था क्या? दो नेटवर्क की बात कर रहे थे ब्रिज में। यहाँ दो क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग नेटवर्क। अलग अलग नेटवर्क मतलब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और इसका अलग है। दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा? गेटवे। जबकि ब्रिज सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले की बात हो रही थी, ठीक है। एक बार पढ़ लेना इनको। चलो अब बात करते हैं टोपोलॉजी की, और हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। नेटवर्क देख लिया अपन ने। नेटवर्क अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं भाई, कोई किस प्रकार से बना सकता है, कोई सरल, कोई कठिन, कोई सीधा नेटवर्क बना सकता है। जरूरत के हिसाब से जो नेटवर्क बनते हैं उससे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, उन स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब नेटवर्क बनाने के लिए हम जिस भी स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। तो अलग अलग टोपोलॉजी देखेंगे हम। सबसे पहले जो टोपोलॉजी होती है, अच्छा देखो, फिजिकल टोपोलॉजी भी होती है और एक लॉजिकल भी। लॉजिकल मतलब दिखाई नहीं जा सकती, मतलब हमको फील हो रहा, भले अव्यवस्थित क्रम में कंप्यूटर रखे पर हमको पता है कि कौन से क्रम में कौन सा रखा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, उसे क्या बोलेंगे? लॉजिकल। और फिजिकल में हमको बाकायदा दिख रहा है, ठीक है। चलो टोपोलॉजी के कुछ प्रकार, जैसे बस टोपोलॉजी। बस देखे ना सीधे, बस मतलब भाई यहाँ देखो ये सिस्टम जुड़ा है, ये भी सिस्टम जुड़ा है, ये भी और ये भी, सब किससे कनेक्ट है? ये बीच वाली वायर से है। इस बीच वाली वायर को क्या बोल रहे हैं? बैकबोन। अगर बैकबोन खराब हो जाती तो नेटवर्क फेल होगा कि नहीं? होगा। तो ऐसी केबल से कनेक्ट वाले को बोलते हैं बस टोपोलॉजी,
ठीक है, अब इसके लाभ हानि आप एक बार पढ़ लेना। दूसरी चीज, यहाँ स्टार टोपोलॉजी होती है, ये हब है। हब देखे तभी ब्रिज को कनेक्ट, मतलब ब्रिज नहीं, ये हब था जो एक से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करता। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भले ही अव्यवस्थित होंगे परंतु हब से कनेक्ट है, मतलब स्टार का रूप ले रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। हब या स्विच के माध्यम से जो नेटवर्क तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। इसके लाभ हानि, अब रिंग, रिंग के माध्यम से दिख रहा है, हर एक कंप्यूटर अपने आगे वाले कंप्यूटर से कनेक्ट है, दिख रहा है, ये देखो। अब इसमें क्या घाटा, एक ही दिशा में डाटा फ्लो हो रहा है। मान लो यहाँ से डाटा फेल हो जाता है तो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब जरूरत क्या होगी, ये डायरेक्ट ये कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इससे खर्चा नहीं आएगा, आएगा। तो जब इससे खर्चा आएगा तो ये क्या बन जाएगी, ये रिंग टोपोलॉजी बची क्या। अभी फेल हो रही थी तब तक ठीक है भाई, वो फेल हो गई। रिंग टोपोलॉजी का वही है कि लाइन से कनेक्ट है, एक दिशा में बह रहा है, पर अगर उसको हम ऐसा कर दें ये, तो उसे बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। ठीक है, मेश मतलब रिंग का ही अपग्रेडेड रूप जिसमें हर एक कंप्यूटर आपस में, जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर उनसे आपस में कनेक्ट है। ठीक है, क्या कहलाएगी, मेश टोपोलॉजी। अच्छा, इसमें घाटा है कि फायदा है, फायदा भी है परंतु लागत ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें फायदा है कि क्या है, इसमें फायदा है परंतु नुकसान भी है ना। चलो अगला देखो, ट्री टोपोलॉजी। ट्री मतलब एक पेड़ देखे, मेन रूट, रूट से अन्य ढेर सारे शाखा ब्रांच बहुत सारी। तो देखो हम यहाँ बोल सकते हैं रूट है, रूट के माध्यम से ये नेटवर्क से अन्य, देखो ये। अब मान लो इससे कोई डाटा को इस तक भेजना है तो देखो क्या होगा, यहाँ भेजा जाएगा, यहाँ भेजा जाएगा, फिर इस कंप्यूटर पास, फिर इस कंप्यूटर पास। दिक्कत नहीं हो रही। और अगर हम इनको ऐसे कनेक्ट कर दे तो मेश बन जाएगी ना। पर ये तो रूट है, मेन रूट होता है, उसके बाद सब ब्रांच होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट। अभी किससे बना होगा, देखो स्विच से बने होंगे, स्विच या हब से। ये देखो मेन रूट हो गया, मेन रूट से फिर देखो अन्य बन जा रहा है। अब उसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब बहुत सारे गुणधर्म, यानी कि एक से अधिक टोपोलॉजी जहां मिल जाती है उसे बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे यहाँ बस नेटवर्क भी मिल गया, बस टोपोलॉजी, रिंग भी और स्टार भी। एक से अधिक टोपोलॉजी जहां मिलकर तैयार होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी। समझ गए ना, सब टोपोलॉजी समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब एक बार आपको पढ़ के देखना है, पढ़ोगे तभी समझ में आएगी अच्छे से, और नहीं तो भूल जाओगे। चलो यहाँ पे हमारा जो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर खत्म हो चुका है। ठीक है।